हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण के अंगों के बारे में। उससे पहले व्याकरण होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। व्याकरण के अंगों में हम पढ़ेंगे पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, ऐसे ही करके रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्याकरण, जिससे भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा वाले टॉपिक में देख सकते हैं आप, डिटेल्ड एक्सप्लेन किया गया है उसमें भाषा किसे कहते हैं। ये हो गया व्याकरण के बारे में। व्याकरण वी धन आ धन करण, इसका जो विच्छेद है वो ये है, भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ है भली भांति समझना। ठीक है, ये आएगा नहीं, मतलब जनरल नॉलेज है। वी प्लस आंग धन क्र धन ल्युट, ये सारे प्रत्यय लगा करके इसका बनाया जाता है व्याकरण का रूप। ठीक है, क्र धातु से, ल्युट प्रत्यय से तथा वी प्लस आंग उपसर्ग लगाने से व्याकरण की उत्पत्ति मानी जाती है। अब ये समझने का, वैसे भी धातु क्या होती है, धातु मतलब जो क्रिया का मूल रूप है उसी को धातु कहते हैं। समझने वाली चीज़ है यहाँ से। व्याकरण के अंग कितने हैं, व्याकरण के अंग हैं 3, वर्ण, शब्द, वाक्य। इसमें सबसे पहले समझेंगे वर्ण विचार। वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार कहलाता है। वैसे ही शब्द विचार कहेगा, शब्दों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ही ज्ञान प्राप्त करना ही शब्द विचार। वैसे ही वाक्य विचार पूछेगा, शब्द वाक्यों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही वाक्य विचार कहलाता है। ठीक है, एक ही परिभाषा से सारी परिभाषाएं बन जाएंगी। नेक्स्ट है वर्ण, भाषा की सबसे छोटी, सार्थक, लघुत्तम, मूल इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे कहते हैं वर्ण या ध्वनि। जो हम बोलते हैं वो तो ध्वनि हो गई, और जो हम लिखते हैं उसके बाद उसे ही वर्ण कहा जाता है। अगली जो लाइन है उसी के बारे में है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के ही लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और व्याकरण विद्या का जो शुभारंभ हुआ था ना, वो ये ऋग्वेद से ही माना जाता है व्याकरण विद्या की शुरुआत, और भारत से ही हुई थी व्याकरण की शुरुआत। ठीक है, मूल ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ये क्वेश्चन वैसे बना था, इन सारी जो परिभाषाएं हैं ना वो भी याद कर लेना, क्योंकि अलग अलग परिभाषाएं बनाकर दे देता है कभी कभी। हिंदी वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी के जो वर्ण हैं वह किस लिपि में लिखे जाते हैं, देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर रहित एवं स्वर सहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। मौखिक इकाई बोल रहा है, मुख से निकल गई ना, ध्वनि कहलाती है। लिखित इकाई, इसी इकाई को जब लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, दोनों को मिक्स करके बोला जाए तो वर्णी कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेगा, वर्ण या ध्वनि, वही बात हो गई। अर्थ के आधार पर, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई या अंग किसे कहते हैं, शब्द को कहते हैं। और नेक्स्ट है भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई या अंग वाक्य कहलाता है। भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण सार्थक इकाई क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। ये एक एक करके पढ़ते रहोगे, हाँ, इसके बाद शब्द पढ़ोगे फिर वाक्य पढ़ोगे, ऐसे करके। वर्णमाला, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। नेक्स्ट है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। 52 वर्णों के बारे में अभी बात करेंगे। 11 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं, अभी बाद में पढ़ोगे। हिंदी में ध्वनि या वर्णों के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। नेक्स्ट है स्वर, किसे कहते हैं स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर।
नेक्स्ट है स्वर संस्कृत की अच धातु से निर्मित है। ठीक है, संस्कृत की अच धातु से निर्मित है स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 ही होती है। शुद्ध स्वर 10 होते हैं। जो री होता है ना, उसे हटा दिया जाता है, शुद्ध स्वरों में नहीं काउंट होता है। शुद्ध स्वर जैसे ओ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये 10 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। ये जो री है उसे छोड़ दिया जाता है, शुद्ध स्वरों में काउंटिंग नहीं होती है। 10 शुद्ध स्वर ये हो गए, और उसके बाद ये दोनों तो अभी पढ़ेंगे, अंग और हो। ठीक है, नेक्स्ट लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं। क्या क्या है? ओ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अहो। जो अंग और अहो हैं वो कहलाते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का मीनिंग अभी समझेंगे बाद में। तो अंग को कहा जाता है अनुसार और अहो को कहा जाता है विसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट विशेष लिखा गया है, नोट लिखा गया है यहाँ पर। आ जो आगत वाला है, आ को ग्रहित स्वर, आगत स्वर, मेहमान स्वर या विदेशी स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ का शब्द नहीं है, यह अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ शब्द है। डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर ऐसे ही लिखते हैं, ऊपर एक चंद्र बिंदु होता है, इनका आगत चिन्ह होता है मतलब। ठीक है, आ, तो फिर फुटबॉल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बॉ के ऊपर, बा के ऊपर ये अर्ध चंद्र बिंदु लगाते हैं, आगत स्वर कहते हैं इसे। ठीक हो गया। अनुनासिक चिन्ह क्या होता है? ये चंद्र बिंदु, ये फिर ये। ठीक हो गया। आगत स्वर का चिन्ह क्या होता है? ये ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ऊपर बिंदी नहीं लगती है। अर्ध चंद्र बिंदु कह सकते हैं इसको आगत स्वर का। नेक्स्ट मात्रा चिन्ह। अ के अतिरिक्त सभी वर्णों के मात्रा चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। अ अमात्रिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अ क्या होता है करके, अमात्रिक होता है। आ का चिन्ह ये होता है, ई का ये होता है, बड़ी ई का ये होता है, ऊ का ये, ऊ का ये, री का ये, ए का ऐसा होता है, ऐ का ऐसा होता है, ओ का ये होता है, औ का ऐसा होता है, अंग का ये, ओह का ये। ठीक है, ये मात्रा चिन्ह होते हैं। मात्रा स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है। नोट लिखा गया है, मात्रा सदैव स्वरों की होती है, व्यंजन की नहीं, क्योंकि व्यंजन को स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। जैसे ये व्यंजन है क, इसका रूप करेंगे तो खंड करेंगे, क प्लस ओ करेंगे, क्योंकि इसके पीछे ओ की ध्वनि लगी रहती है हमेशा ही। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। नेक्स्ट है स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है 3 प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार से। क्या क्या है ये? ह्रस्व स्वर, एकमात्रिक स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। इन्हें इन सब नामों से जाना जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, इसका मात्रा चिन्ह होता है ये खल्ली। और संख्या इसकी 4 होती है, 4 संख्या होती है। अ ई उ री, अ ई उ री 4 संख्याएं होती है, ह्रस्व स्वर, एकमात्रिक स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर की। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर। ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, इससे दुगुना समय लगता है, और 2 मात्रा का समय लगता है, और इसका मात्रा चिन्ह होता है ये। ठीक है, एस टाइप का। नेक्स्ट 7 संख्या होती है इसकी, 7, जो इनको छोड़ के जो अगले 7 होते हैं वो सब यही होते हैं। आ ई उ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ। और ये जो ये आगत वाला आ होता है ना, वो भी इसी में रख दिया जाता है, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर में। नेक्स्ट है यह 2 वर्णों के योग से बनते हैं। जो गुरु स्वर होते हैं ना, द्विमात्रिक स्वर होते हैं, ये 2 वर्णों के योग से बने होते हैं। कैसे? आ बोला हमने, ओ प्लस ओ से मिलकर के आ बनेगा। ई बोला हमने बड़ी, छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनेगा बड़ी। ऊ बोला हमने, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से बनेगा ऊ बड़ा ऊ। मतलब ए ओ प्लस ई से मिलकर बनता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो सबको इजीली याद हो जाते हैं। यहाँ से ए आई ओ औ के पूछता है। ए किस से मिलकर बना होता है? ओ प्लस ई से मिलकर के बना होता है। आई ओ प्लस ए से मिलकर के बना होता है। ओ प्लस ऊ से मिलकर के बना होता है। औ ओ प्लस ओ से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट प्लुत स्वर। प्लुत का अर्थ क्या होता है? उछलता हुआ। ठीक है, उछलता हुआ कहा जाता है प्लुत को। ठीक हो गया।
प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसी को बहुमात्रिक भी कह दिया जाता है कभी कभार। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है या दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है। 3 मात्रा का समय लगता है, ये भी कह सकते हो। और इसके मात्रा चिन्ह होते हैं डबल एस। जो ओम लिखोगे ना ऐसे करके, ओम ओम, इसको कितना भी खींच लो तो यह इसी का चिन्ह होता है 2 बार। हाँ, नेक्स्ट है 8 संख्याएं होती हैं इनकी। उससे पहले ये भी है, स्वरों को जब बिना रुके लंबे समय तक बोला जाता है उन्हें ही प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 8। वो जो ये वाली हैं वो सब इसी में ही ऐड हो जाते हैं, इसी में ही ऐड हो जाते हैं ये। इसके अलावा अ को जोड़ दिया जाता है। जो दीर्घ स्वर वाले हैं ना वो सारे सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे साथ के साथ। फिर क्या करेंगे, अ इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, अ इसमें जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ तो हम पहुँचे थे यहाँ पर। संख्या इसकी होती है 8 प्लुत स्वर, त्रैमात्रिक स्वर या बहुमात्रिक स्वरों की। जो ये दीर्घ स्वर वाले होते हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। आ ई ऊ भी होगा, सॉरी अभी रुको। आ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये 7 हो गए। जो दीर्घ स्वरों के जो बचे थे वो साथ के साथ यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे। जो ह्रस्व स्वर का अ हो जाएगा वो भी इसमें प्लुत स्वर में शामिल हो जाएगा, ठीक है, ये है। और इसका उपयोग, जो प्रयोग होता है, पुकारते समय या नाटक संवादों में होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नाटक संवादों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नाटक संवादों में कोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोलन चिन्ह मतलब ये, ठीक है, कोलन चिन्ह कहा जाता है इसको। और जो इसके एग्जाम्पल हैं, ओम ऐसे करके बोलते हैं ना, राम, कितना भी लंबा खींच लो तो ये प्लुत स्वर में आ जाते हैं। नेक्स्ट, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र या आगे वाला भाग कार्य करता है उसे कहते हैं अग्र स्वर। संख्या इसकी 4 होती है। ई ए ऐ और री भी काउंट हो जाता है इसमें अग्र स्वर में, ठीक है। और जो मध्य स्वर होते हैं उसमें क्या है, जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, संख्या 1 होती है, ओ होता है इसमें शामिल। नेक्स्ट है पश्च स्वर, जीभ का पिछला हिस्सा जो भाग है वह कार्य करता है, जीभ का पिछला भाग कार्य करता है। पश्च संख्या कितनी है पश्च स्वरों की, 5। आ ऊ बड़ा ओ और औ, ठीक है। अब ये कैसे याद करने देखिए। अग्र स्वर, सबसे पहले मध्य स्वर याद कीजिए, एक ही है, ठीक हो गया, कंप्लीट। मध्य स्वर एक ही है, ये है ओ। फिर पश्च स्वर जो 3 से मिलकर बने होंगे, इसके अलावा ओ के अलावा जो 3 से मिलकर बने होंगे, आ 3 से मिलकर बना है, देखिए, ऊ 3 से मिलकर बना है, ऊ 3 से ही मिलकर बना है, ओ 3 से ही मिलकर बना है, फिर औ 3 से ही मिलकर बना है, ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे। और इसके अलावा जो बच गए 4 वो सब अग्र स्वर में चले जाएंगे। नेक्स्ट है मुखाकृति और मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वरों के प्रकार है वो देखते हैं। समृद्ध स्वर, मुख द्वार बहुत कम खुलता है या लगभग बंद ही रहता है, इसमें समृद्ध स्वर कहलाते हैं। 5 संख्या होती है इसकी, ई ऊ री, ठीक है, ये समृद्ध स्वर में आते हैं। नेक्स्ट अर्ध समृद्ध क्या होते हैं, मुख द्वार आधा बंद रहता है, अर्ध समृद्ध में मुख द्वार आधा बंद रहता है। इनकी संख्या होती है 2। ए और ओ ये अर्ध समृद्ध में काउंट होते हैं। नेक्स्ट विवृत स्वर, मुख द्वार पूरा या बहुत अधिक खुला रहता है, विवृत मतलब खुला रहना, ठीक है। इनकी संख्या है 1 आ, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ध विवृत, मुख द्वार आधा खुला रहता है, इसमें मुख द्वार पूरा खुला रहता है, इसमें आधा खुला रहता है, इसमें बहुत कम या बंद ही रहता है, इसमें आधा बंद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुख द्वार आधा खुला रहता है अर्धविवृत में, इनकी संख्या 3। ओ ऐ ओ, औ मतलब, ठीक है। और आ जो डॉक्टर वाला आ होता है वो आगत स्वर वाला, ठीक है। ये सारे मुखाकृति के आधार पर हमने स्वरों के प्रकार पढ़ लिए। अब इन्हें याद करने का तरीका एक है कि एक वो बना लेंगे हम सिंपल,
देखिए ऐसे कर लो, ये कर लो, ठीक है। अभी ऐसे ही बना लो, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये है ओ को यहाँ रख लो, ओ को यहाँ रख लो, ठीक है। फिर ई ई ये कर लो। नेक्स्ट है री भी यहीं पर लिख लो, कोई बात नहीं, री भी यहीं पर लिख लो। फिर हो गया ऊ और ऊ, ठीक है, ये हो गया। फिर इस साइड ए, इस साइड आई, इसी वाले में ना, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो ओ, फिर यहाँ लिख लो औ, ठीक है, औ। ये यहाँ का है, ये यहाँ का हो गया। और जो लास्ट बचा आ, इसको लिख लो यहाँ पर आ। अब इसकी वो कर लेते हैं क्या होगा करके, इसका कलर चेंज कर लेते हैं आज। तो देखिए जो ये है, जो ये वाली लाइन के हैं, जो ये वाली लाइन के हैं, ये कहलाएंगे समृद्ध स्वर। और जो ये वाली लाइन के हैं वो ये कहलाएंगे अर्ध समृद्ध स्वर। जो ये है, ये वाली लाइन के हैं, वो कहलाएंगे अर्ध विवृत स्वर। इसमें आ को भी लिख लेना, आ, ये वाला आ। और जो आ है लास्ट वाला, वो विवृत स्वर में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, फर्स्ट लाइन वाले समृद्ध स्वर में चले जाएंगे, दूसरे लाइन वाले अर्ध समृद्ध स्वर में चले जाएंगे, फिर तीसरे लाइन के अर्ध विवृत वाले में चले जाएंगे, और लास्ट वाला आ जो इस साइड वाला है वो चले जाएगा विवृत स्वर में। तो ये रहे हमारे व्यंजन स्वरों के प्रकार, 3 टाइप से हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी को कंप्लीट करेंगे आगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।